तो सीएफए लेवल 1 इकोनॉमिक्स में महारत हासिल करनी है? चलिए आज एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि सच पूछिए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड की, यानी वैश्विक व्यापार की। जरा सोचिए, ये लाइन कितनी गहरी है। आज के दौर में कोई भी देश, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता। और इसी एक दूसरे पर निर्भरता से जन्म होता है ग्लोबल ट्रेड का। ये जो एक दूसरे से जुड़ने का ताना बाना है ना, असल में यही ग्लोबल ट्रेड है। ये एक बहुत बड़े विशाल नेटवर्क की तरह है और हर देश इसकी एक जरूरी कड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ी कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है। ये वो रास्ते हैं, वो हाईवेज हैं जिनसे पैसा, सामान और नए नए आइडियाज पूरी दुनिया में सफर करते हैं। एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए ये समझना बेहद जरूरी है कि कैसे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और कैपिटल फ्लो किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर सीधा असर डालते हैं। तो अगर इसकी एक प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो वो है देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का लेन देन। और अगर इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो जब एक देश दूसरे से कुछ खरीदता है यानी इंपोर्ट करता है और कुछ बेचता है यानी एक्सपोर्ट करता है, बस वही ग्लोबल ट्रेड है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर देश ट्रेड करते ही क्यों हैं? क्यों नहीं हर देश अपनी जरूरत की हर चीज खुद ही बना लेता? इसका जवाब इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल में छिपा है। और वो प्रिंसिपल है कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी तुलनात्मक लाभ। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हर देश को वो चीजें बनानी चाहिए जिसे बनाने में वो दूसरों से बेहतर है, मतलब जिसमें उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है, और बाकी चीजों के लिए दूसरे देशों से ट्रेड कर लेना चाहिए। चलिए इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत आईटी सर्विसेज में जबरदस्त है, जबकि अमेरिका एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने में माहिर है। तो होता क्या है, भारत अपनी आईटी सर्विसेज अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी भारत को। और नतीजा, इस लेन देन से दोनों ही देशों को फायदा होता है। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं और मजबूत होती हैं। ये एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है, और यही वो ताकत है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड के पहिए को घुमाती है। अब सरकारें ट्रेड को मैनेज करने के लिए दो तरह की नीतियां अपनाती हैं। एक है फ्री ट्रेड, जिसमें कोई खास रोक टोक नहीं होती, इससे कस्टमर्स को कम दाम पर ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। और दूसरी है प्रोटेक्शनिज्म, जिसमें सरकार टैरिफ और कोटा लगाकर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को विदेशी कंपटीशन से बचाती है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड। और इसके दो पहलू हैं जो सीएफए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट। देखिए, ये बहुत सिंपल है। जब कोई देश बेचता ज्यादा है और खरीदता कम है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है, तो उसे कहते हैं ट्रेड सरप्लस। मतलब देश फॉरेन करेंसी कमा रहा है। और इसका उल्टा, जब खरीदारी ज्यादा हो जाए और बिक्री कम, तो उसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। लेकिन यहां एक कैच है, और सीएफए एग्जाम को ये कैच बहुत पसंद है। ट्रेड डेफिसिट का नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई बुरी चीज है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर कोई देश मशीनरी या टेक्नोलॉजी जैसी चीजें इंपोर्ट कर रहा है जिनसे भविष्य में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ये घाटा असल में फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। थ्योरी बहुत हो गई, अब जरा देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। इसके लिए हम अमेरिका और भारत के बीच जो हाल ही में ट्रेड डायनामिक्स बदले हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ यह है कि पिछले कुछ सालों में जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते अमेरिकी कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। मतलब वो किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। और इस बहुत बड़े बदलाव ने भारत के लिए कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस शिफ्ट की वजह से भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स जैसे कई सेक्टर्स में ग्रोथ के जबरदस्त मौके पैदा हुए हैं। ये भारत के मेक इन इंडिया सपने के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़े मौके के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, है ना? अब भारतीय कंपनियों को हाई कंप्लायंस कॉस्ट, करेंसी के उतार चढ़ाव का रिस्क और बढ़ते हुए कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है। ये रिस्क और रिवॉर्ड का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। चलिए अब देखते हैं कि सीएफए की तैयारी कर रहे कैंडिडेट्स इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को कैसे समझ रहे हैं। मान लीजिए 4 दोस्त इसी केस स्टडी पर डिस्कस कर रहे हैं। अमन ने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव होते हैं, वो अब सिर्फ किताबों की बातें नहीं रहीं। उनका सीधा असर कंपनियों की ग्रोथ पर, स्टॉक मार्केट पर हर जगह दिखता है। और यहां देव का अप्रोच देखिए।
एकदम मॉडर्न। वो इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। डेटा को समझना और ट्रेंड्स को पकड़ना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन उनकी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट क्या निकल कर आया, वो ये है कि एआई एक पावरफुल टूल जरूर है, लेकिन वो फंडामेंटल नॉलेज की जगह नहीं ले सकता। कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। एआई आपके एनालिसिस को सुपरचार्ज कर सकता है, उसे रिप्लेस नहीं। ठीक है, अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं जो सीएफए एग्जाम के लिए इस टॉपिक पर महारत हासिल करने में मदद करेंगे। इन 5 बातों को हमेशा ध्यान में रखें। नंबर 1, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह सोचें। नंबर 2, कंपैरेटिव एडवांटेज के कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ एकदम चट्टान जैसी मजबूत कर लें। नंबर 3, ट्रेड, करेंसी और इन्फ्लेशन, इन तीनों के कनेक्शन को समझें। नंबर 4, एआई टूल्स का स्मार्टली यूज करें। और 5वां, करंट अफेयर्स, खासकर यूएसए, चीन, भारत ट्रेड रिलेशन पर नजर रखें। और सबसे जरूरी बात, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग अलग करके मत पढ़िए। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये सब एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, तभी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, दुनिया बदल रही है और अगला बड़ा ग्लोबल शिफ्ट बस होने ही वाला है। सवाल यह है कि एक फ्यूचर सीएफए चार्टर होल्डर के तौर पर क्या इन बदलावों का विश्लेषण करने और इनमें छिपे मौकों को पहचानने की तैयारी पूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।